नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर हम आपसे बातचीत करने आए हैं, आपसे चर्चा करने आए हैं, यह मसला बड़ा दिलचस्प है। दरअसल बिहार के अब तक के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने अपने एक बयान को लेकर माफ़ी मांगा। दरअसल वो बयान क्या था, आप चाहें तो उसे खुद भी ढूंढ कर सुन सकते हैं, या यूँ कहें कि वह नीतीश जी का बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा के महत्व को समझाते हुए उन्होंने जिस लहजे से, जिस तरीके से अपनी बातें रखी थी, उस बात के लिए नीतीश जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। असल में मैं वो बातें यहाँ नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि वे बातें इतनी ज़्यादा वायरल फैली हुई हैं कि आप जहाँ चाहें आप देख सकते हैं, आसानी से उनके बयान मिल जाएंगे। सवाल है कि उस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया कि नीतीश कुमार जैसे मंझे हुए नेता को भी मीडिया के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगने के दौरान अगर मगर लगा के ही माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि अगर मेरी बातों से जो लोग आहत हुए हैं, कोई भी व्यक्ति आहत हुए हैं, तब मैं उनकी खुशी के लिए माफ़ी मांगता हूं, अपनी निंदा खुद करता हूं। नीतीश कुमार ने अपनी निंदा करने में भी पीछे नहीं हटे। दरअसल बात क्या हुआ कि 7 नवंबर को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी उपलब्धि गिना रहे थे। इस उपलब्धि के दरमियान वे ये बताना चाह रहे थे कि कैसे बिहार ने महिला को शिक्षित बनाने में अभूतपूर्व काम किया है, जिसके कारण महिलाओं ने घर की जिम्मेदारी को बखूबी न केवल निभाया है, बल्कि बिहार में और समाज में, पूरे राज्य में एक बहुत ही अहम रोल, अहम भूमिका भी निभाई है। महिलाओं की शिक्षा जब से बढ़ी है, जब से स्वतः बिहार की जनसंख्या में नियंत्रण देखने को मिल रहा था। इसी बात को उन्होंने उस लहजे में कह दिया जो दरअसल निजी चर्चाओं में हर व्यक्ति करता है, लेकिन अपनी छवि को बनाए रखने के लिए वह सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने उम्रदराज हैं, वर्षों से राजनीति करते रहे हैं, वे जानते हैं कि लोग ज़मीन पर यानी दूर दूर के गाँवों में उन मुद्दों को कैसे रखा जा सकता है, यह एक बड़ी चुनौती थी। संभव है कि इसी दृष्टि से उस बात को बहुत ही साफ गोई से उस बात को उन्होंने रख दिया। हालांकि यह बात इतनी भाजपाइयों को चुभी कि पूरा बिहार को और पूरे देश को उन्होंने सर पे उठा लिया और मध्य प्रदेश विधानसभा में व्यस्त मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नीतीश जी को के बारे में कहा कि नीतीश जी के उस बयान से देश शर्मिंदा हुआ है। आइए समझते हैं कि किसने किसने क्या क्या कहा और जिन्होंने कहा वे खुद कितने पाक साफ हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नीतीश कुमार के बयान को देश को शर्मसार करने वाला बयान बताया और उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा का कोई भी घटक दल के नेता ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह बात भूल गए कि घटक दल तो दूर की बात रही, उनके अपने ही दल के नेता भाजपा सांसद ने बिहार में नहीं, और उस वक्त भी नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बाहर थे, बल्कि संसद सत्र के दौरान, जिसे विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था, संसद सत्र के दौरान भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने मुस्लिम को बुरी तरीके से गाली गलौज किया। और तब भी लगता है कि उनके अपने दल के नेता रमेश बिधूड़ी का बयान नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचा, इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी जी ने यह बात रमेश बिधूड़ी के लिए नहीं कही। हालांकि निंदा प्रस्ताव पेश करने का नाटक भाजपा के प्रमुख नेताओं में से एक राजनाथ सिंह ने निभाने का प्रयास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज भी चुप है। पूरी गोदी मीडिया नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर टूट पड़ी। उस सबसे दिलचस्प बात यह है कि
गोदी मीडिया की एक बहुत ही मशहूर पत्रकार श्वेता सिंह भी नीतीश जी के बयान की निंदा की। जैसे कि लगता है कि जब उन्होंने नोटबंदी के दौरान यह बयान दिया था कि 2000 के नोट में चिप है, और अगर आप 2000 के नोट को ज़मीन के भीतर भी छिपा कर रखेंगे तो अंदर से कोई आवाज़ निकलेगी और इसका सिग्नल सरकार के नुमाइंदों तक जाएगा और 2000 का नोट काला धन के रूप में शायद इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। हालांकि सच हम सभी जानते हैं कि श्वेता सिंह जी को कई बार नोटबंदी के बाद से कई सभाओं में अपमान झेलना पड़ा है। अपने उस बयान के लिए उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने उस मूर्खतापूर्ण बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। श्वेता सिंह का वह वाकया याद आता है जब एक बार वह पटना के एयरपोर्ट पर उतरी और दूसरे पत्रकार ने, जन मुद्दों पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार ने श्वेता सिंह को चुनौती दे डाली थी कि क्या आपने जो रिपोर्ट चलाया था कि 2000 के नोट में चिप है, क्या आप उसके लिए माफ़ी मांगेंगी, क्या आप साबित कर सकती हैं? तो श्वेता सिंह ने माफ़ी मांगने के बजाय उस पत्रकार को धमकाया और मानहानि का केस करने का भी डर दिखाया था। उस श्वेता सिंह ने भी नीतीश कुमार जी को उस बात के लिए माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने नीतीश कुमार जी के बयान को कहा था कि नीतीश कुमार का जो बयान महिलाओं को न केवल अपमानित करने वाला है बल्कि सी ग्रेड मूवी से भी बदतर डायलॉग है। जब हाल में ही पूरी दुनिया में भारत की बेटियों ने, महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था अपने ही फेडरेशन के चीफ बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, वे दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करती रहीं। महिला पहलवानों के विरोध को कुचलने के तमाम प्रयास किए गए, फिर भी वे बेटियां अपने इज्जत की रक्षा के लिए और सरकार से वादे के लिए कि उनके साथ जो बदसलूकी की गई थी उसकी जांच हो और अपराधी को सज़ा मिले। उस समय क्या नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी का कोई उल्लेखनीय बयान समय पर आया था? मणिपुर हिंसा के मामले की अगर आप जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि मणिपुर के बहुत सारे मानवाधिकार संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को पत्र लिख रहे थे कि वहाँ पे मणिपुर हिंसा में महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, भीषण अपराध हो रहा है। उस पर NCW को, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को, राष्ट्रीय महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और कम से कम भारत सरकार को रिपोर्ट बना के सौंपे ताकि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर सके। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उस वक्त भी रेखा शर्मा की चुप्पी जग जाहिर रही। मोहम्मद जुबैर ने तो अपने ट्विटर हैंडल में रेखा शर्मा जी के उन तमाम ट्वीट्स का हवाला दिया है, असंवेदनशील इनसेंसिटिव ट्वीट्स का हवाला दिया है, जिससे साफ झलकता है कि रेखा शर्मा नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जैसे महत्वपूर्ण संगठन की अध्यक्ष बनने लायक तो कतई नहीं है। फिर भी वो इसीलिए बनी हुई है क्योंकि वह भाजपा की समर्थक हैं। अगर आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जनरली अपने बयान के लिए काफ़ी सजग माने जाते हैं, बहुत साल से राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति का अधिकांश समय, कम से कम मुख्यमंत्री का सबसे अधिक वर्ष तो भाजपा के गठबंधन में ही गुजरा है। भाजपा के गठबंधन में जब तक नीतीश कुमार थे तब तक तो भाजपा में कहा जाता है कि नीतीश कुमार का वो कद था कि कभी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री न भी बनाए जाने की बात होगी और दूसरा ऑप्शन ढूंढने की बात होगी तो नीतीश कुमार का नाम भी सामने लाया जा सकता था। सभी जानते हैं कि रथ यात्रा यानी कि राम मंदिर के लिए जब रथ यात्रा निकली थी उस समय नरेंद्र मोदी की हैसियत नीतीश कुमार जी के मामले में, नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक हैसियत नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत के मामले में
कुछ भी नहीं था, कहीं से भी बराबर नहीं था। अक्सर वो तस्वीरें सामने तैरने लगते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं बन सके। तमाम एनडीए गठबंधन भी, तमाम राजनीतिक माहौल परिस्थिति के बनने के बावजूद, क्योंकि नीतीश कुमार जी के पास उनके दो जय और वीरू नहीं थे। अरुंधति रॉय के शब्दों में कहेंगे कि नीतीश कुमार के पास कोई भी रंगा बिल्ला की जोड़ी नहीं है। अगर आप बहुत ही सरल तरीके से कहेंगे, राजनीति की व्यापारिक भाषा में कहेंगे, तो कहेंगे कि नीतीश कुमार इसीलिए एनडीए के प्रधानमंत्री पद के और उस कद के, प्रधानमंत्री कद के नेता नहीं माने गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास दो ऐसे रत्न थे जिन रत्नों की काट तो नीतीश कुमार तो क्या, कांग्रेस के पास भी नहीं थी। ये दो रत्न हैं गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही गौतम अडानी का मसला संसद में आता है, भाजपा बौखला जाती है, और जो भी नेता गौतम अडानी का मसला संसद में उठाता है, उसके पीछे भाजपा हाथ धोकर पड़ जाती है। लेकिन नीतीश कुमार तो अपना बयान, अपना भाषण बिहार विधानसभा में दे रहे थे, बिहार विधान परिषद में दे रहे थे। फिर भी नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा इतनी ज़्यादा हमलावर क्यों हो गई? दरअसल बात ही ऐसी थी कि जब से बिहार में जाति सर्वे आई थी, तब से भाजपाइयों को सांप सूंघ गया था। ऐसा लगता है कि जो गोदी मीडिया के पत्रकार थे या गोदी मीडिया से इतर भी जो सवर्ण पत्रकार थे, उनको बिहार में कराई गई जाति सर्वे नागवार गुजरी। ऐसा लगा कि वे इसी मौके की ताक में थे, जब नीतीश कुमार से कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए या कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाए जिस पर भावनात्मक रूप से या चारित्रिक रूप से उन पर हमला किया जा सके, उनका चारित्रिक हनन किया जा सके, वैसे ही वे टूट पड़ेंगे। लेकिन उम्मीद यह नहीं थी कि ये पत्रकार नीतीश कुमार की उस गलती के लिए उन्हें माफ़ी मांगने पर मजबूर करेंगे, जिस बात के लिए अगर कायदे से देखें तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में एक राज्य में विधानसभा के दौरान एक सांसद के ऊपर अश्लीलता नहीं, पॉर्न देखने के लिए भी कार्रवाई हुई थी, जिसमें उस विधायक ने माफ़ी नहीं मांगी। बल्कि हम देखेंगे कि संसद में अजीबोगरीब घटनाएं भी होती रहती हैं। जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर, अगर जहां तक माफ़ी मांगने की बात होगी, तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चल रही होती है और सत्ता पक्ष के नेता भी सो रहे होते हैं, ऊँघ रहे होते हैं। माफ़ी मांगने की बात होगी तो भाजपा के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन को भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि रमेश बिधूड़ी जब कुंवर दानिश अली, बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली को गाली गलौज कर रहे थे, तो पीछे में डॉक्टर हर्षवर्धन भी हंस रहे थे। जहां तक भाजपा के अपने चारित्रिक ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात की जाए, तो भाजपा ऐसे ऐसे सांसदों को भी संसद में भेजती रही है जो जिनके पुराने देखेंगे कि वे कैसे महान बने थे, इतने महान बन गए कि भाजपा ने उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया, तो भी आप शर्मसार खुद हो जाएंगे। आप चाहें तो निरहुआ दिनेश लाल यादव, जिनको समाजवादी पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव के पार्टी के कद्दावर नेता के खिलाफ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को जो भाजपा ने लोकसभा में उतारा था, तो भाजपा को यह भी बताना चाहिए कि निरहुआ ने जैसे जैसे गाने गाए हैं, जाहिर सी बात है कुछ अच्छे भी गाने गाए हैं, कुछ मनोरंजन के भी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी जो शुरुआती दिनों के जो गाने थे कि पातर मर्दा होला मज़ेदार, उनका में बड़ा रस मिलेला, तो इस गाने को आप कैसे देखेंगे? मनोज तिवारी का तो देखे ही होंगे कि जब 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो मनोज तिवारी जी का एक गाना बड़ा वायरल हो गया था कि बेबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक छम। तो क्या मनोज तिवारी जी ने अपने इन गानों के माध्यम से भोजपुरी समाज का, भोजपुरी भाषा का और पूरे देश का
कौन सा मान बढ़ा रहे थे? क्या कभी उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी? इन गानों से जो पैसे उन्होंने कमाए, जो शोहरत उन्होंने कमाए, क्या वे पैसे उन्होंने मंदिरों में दान कर दिए या बिटिया को पढ़ाने के लिए दान कर दिया? आप देखेंगे कि कोई भी बयान, एक से एक घटिया बयान, अनसाइंटिफिक बयान, निरर्थक बयान संसद में या अन्य विधानसभाओं में भाजपा के नेताओं द्वारा अक्सर दिया जाता है। वैसे तो आप चाहें तो बात कर लें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की असंख्य बातों का, जो इतने असाइंटिफिक थे, बरगलाने वाले थे, घातक थे प्रधानमंत्री के रूप में। जब वे कह रहे थे कि वे नाली के पानी से गैस बनाते थे, तो वो पता नहीं मैथ्स कैसे बनाते थे कि उसमें एक्स्ट्रा टुए भी निकाल लेते थे। ऐसे मनोरंजक लाखों आपको जुमले प्रधानमंत्री मोदी जी के मिल जाएंगे। अमित शाह के जुमले शब्द से याद आ गया, अमित शाह ने जो 15 लाख वाले बयान के लिए मीडिया के सामने कहा था कि वो एक चुनावी जुमला था, क्या उसके लिए भी उन्होंने माफ़ी मांगी? भाजपा के आईटी सेल ने राहुल गांधी के एक बयान को, गुजरात विधानसभा चुनाव के दरमियान राहुल गांधी जी के एक बयान को जो ट्विस्ट करके पूरी दुनिया के सामने दिखाया गया, जिससे राहुल गांधी को मूर्ख कहा गया, उनकी बदनामी हुई कि एक तरफ से आलू डालो तो दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। हम सभी जानते हैं कि यह बयान जो था तोड़ा मड़ोड़ा हुआ था, टेम्परिंग था। तो क्या अमित मालवीय ने, भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इसके लिए माफ़ी मांगी? क्या इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था कि उनके ही अपने पार्टी के लोग, भाजपा आईटी सेल के अमित मालवीय ने जितने भी बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, इससे पूरे देश की राजनीति गर्क में गई, मटिया मेट हो गया और देश शर्मसार हुआ। ऐसे हजारों मामले हैं कि अगर उन मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोदी मीडिया ही चढ़ाई कर दे, उनसे सवाल जवाब करने लग जाए, तो मोदी जी की नींद हराम हो जाएगी। एक पल के लिए भी वे चैन से नहीं सो पाएंगे। अब आइए आपको अंत में बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा क्या था, जिसके लिए लोगों को बात इतनी बुरी लग गई। नीतीश कुमार ने दरअसल अपने बयान के दौरान यह कह दिया था, खुले शब्दों में कह दिया था कि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अपने पति के साथ हम बिस्तर होते समय वो अपने पति को कंट्रोल में रखती हैं कि जब वे क्लाइमेक्स में पहुंचते हैं यौन क्रिया के दौरान, तो वे चाहते हैं कि अपने मन के, उनके मन के विरुद्ध वे प्रेगनेंसी से बचती हैं। और यह इसी कारण होता है क्योंकि उन महिलाओं में कॉन्फिडेंस आया है कि कम बच्चे होने से परिवार ज़्यादा सुखी होता है, ज़्यादा संपन्नता आती है। और इसी प्रसंग को नीतीश जी ने बहुत ही सरल भाषा में, आम आदमी की भाषा में कह दी थी। जिस बयान के लिए भाजपा टूट पड़ी है नीतीश कुमार को माफ़ी मांगने के लिए कि उसका विवाद आज भी नहीं थम रहा है, उसी भाषा विवाद पर इन्हीं भाजपाइयों से पूछना चाहिए कि ओटीटी पर लाखों ऐसे वेब सीरीज़ पास हो रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग अपने मोबाइल में देख रहे हैं। पूरी अश्लीलता, अगर आप उसे कह दें तो अश्लीलता शब्द छोटा पड़ जाए, इतना ज़्यादा एडल्ट सेंसिटिव कंटेंट परोसे जा रहे हैं। आपको मिर्ज़ापुर का वह डायलॉग तो याद ही होगा जो आज भी सोशल मीडिया में, राजनीतिक हलकों में भी मीम्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। जिस दौर में पूरे युवा और युवतियां मोबाइल की दुनिया के कारण, मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण पूरी दुनिया की चीज़ें देख रहे हैं और पूरे चीज़ों को समझ रहे हैं, उस दौर में अगर साइंटिफिक बातों को भी, प्रसंगों को भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले शब्दों में सदन में कह दिया तो इसमें बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, अगर भाजपा या किसी भी व्यक्ति को नीतीश कुमार जी का वो कहने की शैली पसंद नहीं आई तो वे कह सकते थे, सदन में एक प्रक्रिया होती होगी पॉइंट ऑफ ऑर्डर, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया जा सकता था बिहार विधानसभा के स्पीकर को, अध्यक्ष को, जिसमें कहा जाता कि मुख्यमंत्री जी आपके इस बयान के
लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ गया है कि क्या आप इस बयान को अभी सदन में ही वापस लेना चाहेंगे। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जब बाहर माफ़ी मांग सकते हैं तो सदन में भी, बल्कि न केवल वो अपने बयान के लिए स्पष्टीकरण देते, बल्कि वो साफ साफ कह देते कि और भी व्याख्या करते कि दरअसल उनके कहने का क्या मतलब है। लेकिन जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार यानी जदयू आरजेडी सरकार ने दरअसल आरक्षण की नीति को जोर से पकड़ा है, तब से पूरी गोदी मीडिया, पूरे देश के सवर्ण पत्रकार एकजुट होकर नीतीश कुमार के खिलाफ टूट पड़े हैं। नीतीश कुमार को भी यह समझना चाहिए कि आप लगभग 20 साल हो जाएंगे, 1-2 सालों में 20 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर आप अपने रिजीम में, अपने कार्यकाल में युवाओं को, पत्रकारों को वैज्ञानिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच से ओतप्रोत नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके के पत्रकारों को, जिनको अगर कहा जाए ब्राह्मणवादी पत्रकारों को, जो मानते हैं कि मुख से पैदा हो सकता है, कोई भुजाओं से पैदा हो सकता है, कोई कहीं से पैदा हो सकता है, वो इन पत्रकारों को साइंटिफिक लगता है, लेकिन जो साइंटिफिक बात कही गई वो अनसाइंटिफिक लगता है। तो क्या इन अनसाइंटिफिक लोगों से मीडिया को स्वतंत्र कराने के लिए भी नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री कोई काम उन्होंने किया है, उन्होंने कोई भूमिका निभाई है? इस वीडियो के माध्यम से मैं नीतीश कुमार जी से भी सवाल करना चाहूँगा कि आखिर कब तक आप उन बयानों के लिए भी माफ़ी मांगते फिरेंगे, जिस बयान पर गंभीरता से, वैज्ञानिक तरीके से चिंतन होना चाहिए था, खुलकर चर्चा होनी चाहिए थी। नीतीश जी, आपको भी समझना होगा कि जिन पत्रकारों का मन आपने, गोदी मीडिया के पत्रकारों का मन आपने बढ़ाकर रखा भाजपा गठबंधन में मुख्यमंत्री रहते हुए, आज उन्हीं पत्रकारों की वजह से आपको पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी है। क्या आप उन पत्रकारों के लिए एक ऐसी सबक भरी सिचुएशन, परिस्थिति लाएंगे जिससे इन पत्रकारों को, श्वेता सिंह सरीखे पत्रकारों को ये समझ में आए कि राष्ट्रीय चैनलों में जो 2000 के नोट में चिप ढूंढती फिर रही हैं, दरअसल यह न केवल मूर्खता है, बल्कि यह तो पूरे देश के लिए ज़्यादा अपमानजनक बातें हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ आखिरी बार मैं कहना चाहता हूं कि जो भी मुद्दे हैं उस पर विवेकपूर्ण तरीके से, संयमित भाषा में संयम से बहस होनी चाहिए। अगर किसी नेता के मुंह से कोई ऐसी बात जाने अनजाने निकल जाती है जिससे किसी भी विपक्षी पार्टियों को असहमति हो, तो उसे मुद्दा बनाए जाने के बजाय उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया जाना चाहिए। और इसमें भी कोई छोटी बात नहीं है कि कोई नेता जिनके स्लिप ऑफ टंग से कोई बात, अगर उन्हें लगता है कि बात निकल गई हो, तो उसके लिए वे माफ़ी मांग ले। इससे न कोई नेता बड़ा होता है न छोटा होता है। वैसे तो आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि भारत के सबसे शालीन प्रधानमंत्रियों में से एक, जाने माने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान कहा था रैलियों में कि मनमोहन सिंह जी मौन मोहन सिंह हैं। आप समझ सकते हैं कि उस समय भले ही भाजपा के समर्थकों को यह बात सुनने में, यह जुमला सुनने में बड़ा मज़ा आया होगा, लेकिन इसका जवाब मनमोहन जी ने बड़े ही सलीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। उन्होंने कहा था दैट हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी। उन्होंने कहा था कि इतिहास उन्हें जब जज करेगा तो कहेगा कि मनमोहन जी एक बहुत ही शालीन और अच्छे प्रधानमंत्री थे। वैसे इन बहसों के बीच में हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी मुद्दे रखे जाएं, जो भी बातें रखी जाएं, उसमें संयम हो, शालीनता हो और भाषा की मर्यादा हो। वैसे भाजपा जब से केंद्र सरकार में आई है, तब से भाषा की मर्यादा, न भाषा बची है न मर्यादा बची है, बस भाषा की मर्यादा जैसी खोखली कहावत बच गई है, जिसका जब मन होता है उपयोग दुरुपयोग भाजपा के ही नेता करते फिरते हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। फिर अगले शो में आपसे किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करते हुए चर्चा करने आऊँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।